हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो अब आपके मन में एक डाउट है कि सिलेबस क्या है। वो भी सिलेबस है साइट पे इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हिंदी में हम आज पूरा सिलेबस बताने का आपको प्रयास करेंगे। पूरा का पूरा सिलेबस है वो हिंदी में बताएंगे। पेपर फर्स्ट का ये सिलेबस है। पेपर फर्स्ट का पूरा हम एनालिसिस करने वाले हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के अंदर फर्स्ट पेपर में फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो सभी के लिए कॉमन है, यानी कि जो साइंस का है या आर्ट्स का है, कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, फर्स्ट पेपर सभी का कॉमन होने वाला है। इसमें इसमें जो 75 क्वेश्चन होने वाले हैं, टोटल 150 नंबर के होने वाले हैं। अब की बार आरपीएससी ने ये चेंज कर दिया कि 40% है वो अनिवार्य है, तो इसमें 75 क्वेश्चन है। सिलेबस हम पूरा डिटेल में हिंदी में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये स्कीम्स ऑफ एग्जामिनेशन में किस का क्या पोर्शन है, यानी कि किस सब्जेक्ट का क्या पोर्शन है, कितने क्वेश्चन है, वो थोड़ा मोटा मोटी हम देख लेते हैं। अभी हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विथ स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब है कि राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, जो स्वतंत्र आंदोलन हुए थे, नेशनल मूवमेंट हुए थे, उस पर ज़्यादा जोर दे के क्वेश्चन आएंगे, और वो भी क्वेश्चनों की संख्या रहेगी 15। बाकी 20 क्वेश्चन रहेंगे वो रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है वो सेकेंडरी लेवल का, यानी कि क्लास 10th में और 9th में आपको लास्ट में, यानी कि गणित के अंदर लास्ट में आपको मिलेगा, जिसमें बहुलक, माध्य, माध्यिका, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स के आपको जैसे इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछ जाएंगे। ज्योमेट्री वगैरह का क्वेश्चन है वो आने की कम संभावना रहती है। मैथमेटिक्स में लाभ हानि के वगैरह का क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ी डीपली मैथ आती है, ज़्यादा इजी नहीं आती। लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट की हम बात करें तो लैंग्वेज एबिलिटी की बात करें तो इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश के 5-5 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, 5-5 हिंदी और इंग्लिश के 10, और 10 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के 5-5 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन हो गए। करंट अफेयर्स की बात करें तो 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, वो राजस्थान का करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें तो 5 क्वेश्चन जनरल साइंस से आएंगे, 5 क्वेश्चन पॉलिटी के आएंगे, वो इंडियन पॉलिटी के। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के 5 क्वेश्चन, टोटल 15 क्वेश्चन हो गए। एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि एजुकेशन मैनेजमेंट, ये एजुकेशन का पोर्शन है। और 2009 का जो एक्ट है आरटीई का, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। टोटल 75 क्वेश्चन में से आपको 40% करना होगा, यानी कि आपको 30 क्वेश्चन तो सही करने ही होंगे इस पोर्शन में। तो आप किसी भी पोर्शन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप मेंटल एबिलिटी या फिर मैथमेटिक्स या फिर लैंग्वेज किसी को छोड़ नहीं सकते, सभी को आप है ना, सभी आपको अटेम्प्ट करना होगा। आगे बात करते हैं इसमें टाइम कितना मिलेगा, तो 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि टोटल आपको 75 क्वेश्चन में ड्यूरेशन ऑफ द पेपर सेल भी 1 आवर 30 मिनट, यानी कि 90 मिनट का समय मिलेगा। अब हम चेक करते हैं सिलेबस को, एक एक लाइन सिलेबस की देखेंगे। सिलेबस में यानी कि फर्स्ट ग्रेड में आने वाला क्या है फर्स्ट पेपर में, वो सब कुछ क्लियर करेंगे हिंदी में और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। सबसे पहले जो 15 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जो भी आंदोलन वगैरह हुए थे भारत में, राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जैसे 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन राजस्थान के, और इंडिया में जो जितने भी केरल में या फिर कर्नाटका में, यानी कि दक्षिण में और कहीं भी इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट यानी कि आंदोलन हुए, उनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसका मतलब इसमें से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो टॉपिक वाइज देखते हैं हम। डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्त पीरियड्स, यानी कि गुप्त काल और मौर्य काल के अंदर आर्ट का कैसे डेवलपमेंट हुआ, यानी कि संस्कृति का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, कला का विकास कैसे हुआ। साइंस एंड लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्यन एंड गुप्तन काल, यानी कि साहित्य, उसमें जितने भी साहित्य लिखे गए थे उसको आपको, साहित्यों को सभी को पढ़ना है, यानी कि साहित्य कौन सा साहित्य किसने लिखा, मतलब कुल मिला के आपको ये ज़्यादा फोकस करना है गुप्त और मौर्य काल की संस्कृति पर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एनसाइट इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
ऑफ लर्निंग इंडियन कल्चरल एक्सपेंशन अब्रॉड। तो इसमें आपको एंसाइंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपको जैसे हिस्ट्री में यानी कि पुराने टाइम में किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम है उसका डेवलपमेंट हुआ था, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, अलग अलग जो विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इंडियन कल्चरल एक्सपेंशन अब्रॉड यानी कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का किस प्रकार से प्रसार हुआ पुराने टाइम, यानी कि हिस्ट्री है ये तो हिस्ट्री है तो मतलब इसमें पुराने टाइम में भारत की संस्कृति का बाहर किस प्रकार से प्रचार हुआ, जो भी बाहर से आए थे जैसे मेगास्थनीज वगैरह आए थे, और भी जो भी बौद्ध काल में जो भी जितने भी हर्षवर्धन काल में हेनसांग वगैरह आए, तो उन्होंने यहाँ भारत की संस्कृति का प्रचार जो बाहर किया है उनके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। इसमें आपको यानी कि ब्रिटिश काल में एजुकेशन का किस प्रकार से विकास हुआ, मतलब जैसे वुड डिस्पेज आती है नीति, अंग्रेज लेकर आते हैं, तो एजुकेशन पर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से फोकस की है, मैकाले की नीति वगैरह सब कुछ आपको जितने भी एजुकेशन के रेस्पेक्ट में जो अंग्रेज़ है वो काम करके गए उसके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 यानी कि 57 की क्रांति और राइज ऑफ नेशनलिस्ट मोमेंट, जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनका विकास यानी कि उनका उद्भव कैसे हुआ, यानी कि उनकी जो शुरुआत है वो किस प्रकार से हुई राष्ट्रीय आंदोलन की। जैसे 1857 की क्रांति हुई तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, ये सारा जो और भी जितने भी आंदोलन हैं उनका विकास किस प्रकार हुआ, विकास नहीं कह सकते, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो बहुत बड़े बड़े नेता थे जैसे महात्मा गांधी हो गए, और राजस्थान में जैसे 1857 की क्रांति के जो भी मेजर जो बड़े बड़े जो लीडर हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 1857 क्रांति में भाग लेने वाले और नहीं लेने वाले कौन से शासकों का योगदान रहा, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला है वी.डी. सावरकर। तो देखो इसमें देखो टॉपिक वाइज है तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगी हिस्ट्री पढ़ने में। वी.डी. सावरकर के बारे में दिया है। 1857 क्रांति के समय वी.डी. सावरकर ने जो भी बुक्स वगैरह लिखी उसमें 1857 की क्रांति को उन्होंने क्या नाम दिया, उनको फिर बाद में जेल भी हुई थी, रंगून में भेजा गया, तो वो सब कुछ आपको क्लियर यहाँ से करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बंकिम चंद्र, लाल बाल पाल, चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको पढ़ना है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, इन सब ने क्या है नेशनल मूवमेंट, उस समय आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी उसमें बहुत सारे मतलब कि बहुत सारा योगदान था इनका। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले सुभाष चंद्र जी, यानी कि सुभाष चंद्र जी बोस के बारे में ये पूछा जा सकता है। जैसे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनमें अध्यक्षता वगैरह, और अध्यक्षता के क्वेश्चन तो आ सकते हैं क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने फिर अलग हो गए कांग्रेस से, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, नई पार्टी बना ली अपनी, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आगे बात करें सोशल एंड रिलीजियस रेनेसेंस, राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती एंड विवेकानंद। राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद मतलब सामाजिक और धार्मिक जो स्थिति है, सामाजिक और धार्मिक, राजा राममोहन राय है, दयानंद सरस्वती है, विवेकानंद है, इनका क्या योगदान था, इनके बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। जैसे विवेकानंद है, जन्म कब हुआ, विवेकानंद जी के क्या क्या नारे थे, कहाँ कहाँ वो गए थे, और दयानंद सरस्वती का क्या नारा था, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, महात्मा गांधी के बारे में पूरा पढ़ना होगा। महात्मा गांधी जब मतलब उनका जन्म से लेकर लास्ट तक ज़्यादा फोकस आपको महात्मा गांधी जब वापस भारत में आए थे उस पर ज़्यादा फोकस करना है। चंपारण वगैरह गए थे, वहाँ आंदोलन में भाग लिया, फिर और भी असहयोग आंदोलन वगैरह किए लास्ट में, और मतलब सब कुछ आपको भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह ये सब डिटेल में महात्मा गांधी के बारे में क्लियर पढ़ना है। महात्मा गांधी ने कौन से कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और
जैसे बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, उसमें लिया था और वो भी असफल रहा था। ये सब कुछ आपको डिटेल में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एंड राजस्थान पीजेंट एंड लेबर मूवमेंट। पीजेंट एंड लेबर मूवमेंट, किसान और श्रमिक जो आंदोलन हुए थे उनके बारे में क्लियर पढ़ना है। जैसे किसान आंदोलन हुए थे, श्रमिक आंदोलन, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह और जोरावर सिंह बारट, इनकी ये मेन नेता थे जो उस समय किसान आंदोलन के बहुत बड़े नेता के रूप में गिने जाते थे। और इनको जेल भी हुई थी। मतलब इन्होंने ही प्रारंभ किया था कि किसानों को न्याय कैसे दिलाएं। जैसे जो भी आंदोलन हुए थे, भौमट वगैरह, जो भी जितने भी बिजोलिया में, जितने भी मातरकुंडिया में, जो भी जितने भी आंदोलन हुए थे, सभी डिटेल में आपको स्टडी करना है। फिर आगे है शिवाजी एंड द मराठा स्वराज, राजपूत पॉलिटी, मतलब राजपूतों ने किस प्रकार से शासन किया था वो। शिवाजी और मराठा शिवाजी के बारे में एकदम आपको ठोस पढ़ना है, यानी कि शिवाजी ने अंग्रेज़ों से किस प्रकार से, जो उस समय अंग्रेज़ थे, युद्ध वगैरह हुए थे। तो मराठों में शिवाजी एक पावरफुल के रूप में गिने जाते हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा, ठीक है। जो भी संधियाँ हुई राजस्थान से मराठा के बीच में, वो सब कुछ यहाँ आ जाएगा। आगे है सोसाइटी एंड कल्चर ड्यूरिंग 7th to 12th सेंचुरीज। 7वीं से 12वीं शताब्दी है, वहाँ तक समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस प्रकार से हुआ था वो। और भक्ति मूवमेंट एंड कल्चरल सिंथेसिस, भक्ति आंदोलन और संस्कृति, जो भी है भक्ति आंदोलन वगैरह हुए थे, वो टॉपिक क्लियर करना है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास। लैंग्वेज लिटरेचर, यानी कि भाषा, लिटरेचर साहित्य, एंड संस्कृति कला आर्किटेक्चर, यानी कि उस समय क्या क्या, जैसे आर्किटेक्चर का मतलब जैसे निर्माण हुए थे ताजमहल वगैरह, तो जितने भी ये कलात्मक काम हुए हैं इन सब के बारे में। महाराणा प्रताप स्ट्रगल विद द मुगल्स, मुगलों से किस प्रकार से महाराणा प्रताप भिड़े थे। जो भी दूत भेजे गए थे मुगलों की ओर से, उनमें भी जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने जो संधि है, वो शर्तें हैं, वो स्वीकार नहीं की थी। ये सब कुछ मतलब मुगल से किस प्रकार से राणा प्रताप का एक कनेक्शन था, युद्ध हुआ था, वो इसमें आ जाएगा पूरा का पूरा हल्दी घाटी का। आगे हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी की। आपको समझ में आ गया होगा, टोटल हिस्ट्री का पोर्शन था, ज़्यादा बड़ा नहीं है हिस्ट्री का पोर्शन, छोटा है। सब कुछ टॉपिक है वो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, आपको क्लियरली टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी में 5 क्वेश्चन है। एनालॉजी, सीरीज कंप्लेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, लॉजिकल वेन डायग्राम। इनमें क्या होता है। एनालॉजी मतलब आपकी जो जैसे आपने कभी रीजनिंग पढ़ी हो, तो एनालॉजी के अंदर जैसे आपको कुछ एक शब्द दे के उसके आगे कुछ दे देंगे आपको कि इसका संबंध इससे है, तो उसका संबंध किससे होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन है। सीरीज कंप्लेशन, सीरीज दे दी, 2 के आगे 4, 4 के आगे 6, आगे क्या आएगा, इस प्रकार से। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब हो गया, अगर आपका नाम है, उसको जैसे आई है, आई को मैंने बोल दिया नो, तो आर को क्या बोलूँगा, ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। आर को 18 बोलूँगा क्योंकि आई 9 नंबर पे आता है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशंस वही जब हम पहले पढ़ते थे कि उसका चाचा उसका ये लगता है, वो क्वेश्चन आता है ब्लड रिलेशंस में। वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, नंबर रैंकिंग, ये रैंकिंग टेस्ट है, उसका ऊपर से 20वां स्थान है, तो और मतलब कि नीचे से 5वां स्थान है, तो कुल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में, इस प्रकार से क्वेश्चन। टाइम सीक्वेंस टेस्ट। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं, 2 × 4 भाग 3 × 2 बराबर 20 है, तो मतलब चिन्हों को कैसे परिवर्तित किया जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन है, ठीक है, मैथमेटिक्स से। और डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये रीजनिंग का टॉपिक है, मैथ का नहीं है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है, आपको कुछ मतलब कि डाटा दे देंगे और उनका आपको एनालिसिस करना है। मतलब एनालिटिकल डाटा पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी, क्यूब्स एंड डाइस, यानी कि घन और घनाभ से। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड ट्रायंगल्स, यानी कि जो त्रिभुज है, देखो इसमें मेन फोकस ट्रायंगल्स पर किया है।
तो त्रिभुज जैसे बना दिए, उसमें बहुत सारे त्रिभुज बना दिए, फिर आपको काउंट करने के लिए बोल दिए जाएंगे कि इसमें कितने त्रिभुज है। इस प्रकार से स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है सांख्यिकी, यानी कि पुराने टाइम में, अभी तो कंप्यूटर आ गया, पुराने टाइम में क्या होता था, संख्याओं का कलेक्शन किया जाता था, फिर निकाला जाता था कि इनका एवरेज क्या है, माध्य क्या है। एवरेज का मतलब माध्य, बहुलक क्या है, जो बहुत बार संख्या आती है, रिपीट होती है, वो बहुलक होती है। उसमें ये माध्य, बहुलक वगैरह, ये सब कुछ माध्य का वगैरह, ये सब कुछ क्या है, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है, यानी कि सांख्यिकी का पोर्शन है, जो क्लास 9th और 10th के लास्ट में गणित में दिया हुआ है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि आपको डाटा दे दिया और पूछ लिया कि डाटा में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई, कितने परसेंटेज की कमी हुई। जैसे पिछले साल जनसंख्या इतनी थी, x थी, और नेक्स्ट ईयर जनसंख्या 2x हो गई, तो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो डायरेक्ट 100% की वृद्धि हो गई। इस प्रकार से ये भी डाटा है, कोई भी डाटा दे दिया, जरूरी नहीं x दो, जरूरी नहीं आपको 5000 3000, कोई भी डाटा दे, इस प्रकार से क्वेश्चन। ठीक है। आगे है सेंट्रल टेंडेंसी। ये है सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब होता है यानी कि माध्य, जो माध्य होता है ना, माध्य में आप सेंट्रल टेंडेंसी वैसे ज्ञात कर। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब पूरा औसत, एवरेज, माध्य, ये सब कुछ इसमें आ गया। ठीक है। मीन, मोड, बहुलक वगैरह, मीन, माध्य वगैरह, और मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा। ये देखो मीडियन, माध्यिका से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। माध्यिका क्या होती है, जैसे कोई संख्या दे दी, उसमें क्या आपको अवरोह आरोह क्रम में सेट करना है, फिर जो बीच वाला नंबर है वो आपकी माध्यिका होती है। इस प्रकार से माध्यिका के क्वेश्चन होते हैं। आगे देखो, बात करते हैं मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल की किस प्रकार से है। इसमें नेचुरल रिलेशंस, इरेशनल नंबर्स, जो प्रीमेय संख्या हैं वो, और नेचुरल जो प्राकृत संख्या हैं, जो आपने पढ़ा होगा 6वीं 7वीं 8वीं क्लास मिल जाएंगी ये। रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर वास्तविक संख्या हैं, जैसे 1 2 3 -1 0, ये सब क्या वास्तविक संख्या है, जो हम दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं, वो सभी वास्तविक संख्याओं का टॉपिक क्लास 8, क्लास 9, क्लास 7 में मिलेगा गणित के अंदर। और आगे है रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव, जैसे 0.5 के ऊपर बार लगा दिया मैंने, तो उसको कैसे लिखेंगे, 5/9 लिखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन है। जब आप परिमेय संख्याओं को परिमेय, कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है, जैसे √2 है वो कौन सी संख्या है, तो वो परिमेय है। इस प्रकार से पाई एक परिमेय संख्या है या परिमेय, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाता है, जो क्लास 10th और 9th में मिल जाएंगे। ठीक है। और 8 में मिल जाएंगे मैथ में। और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल और रिलेशनशिप। पॉलिनोमियल बहुपद के अंदर जो शून्यक हैं, कोई भी बहुपद, जैसे हम सॉल्व करते थे 9th के अंदर एक गुणनखंड वगैरह हम जो प्रश्नावली होती थी उसमें सॉल्व करते थे बहुपद में हम x का मान निकालते थे, वही है ये जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के गुणांक। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के गुणांक और शून्यक। गुणांक कैसे ज्ञात करते हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के द्विघात के बहुपद, ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, क्लास 10th में और 9th में मिल जाएगा। ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स वही है जो हम भाग करते थे छोटी क्लासों में, कक्षा 8 में शुरू हुए थे हमारे भाग। वही भाग जो x प्लस वाई का, जैसे x² + 2x + y में भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, फिर हमारे शेषफल आता था नीचे। और ये भाग करते थे ना हम क्लास 8 9th 10th में करते थे, ज़्यादा थे 10th में एक प्रश्नावली है, इस प्रकार से वो है ये। और अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पायर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसका मतलब है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, यानी कि रेखीय समीकरण 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाली रेखीय समीकरण। देखो डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा है, 2 चरों वाली रेखीय समीकरण। अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ, यानी कि अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पायर ऑफ, यानी कि 2 चरों वाली रेखिक समीकरण है। और अलजेब्रिक मीन्स
बीज गणित, जैसे बीज गणित, बीज गणितीय मेथड है उनमें, ये सब ये पूरा का पूरा टॉपिक है कक्षा 10th और 9th में आपको मैथ में मिलेगा। मेंसुरेशन, क्षेत्रफल, मेंसुरेशन तो हम जो कक्षा 9th में बहुत सारे मेंसुरेशन मतलब आपने सॉल्व किए थे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, बेलन, आयतन, ये होता है क्षेत्रफल। मेंसुरेशन का मतलब होगा क्षेत्रमिति, यानी कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, शंकु का क्या होगा। इस प्रकार से आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे शंकु के आयतन का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने 1/3 πr²h, जैसे बेलन का आपने वक्र पृष्ठ पढ़ा होगा 2πr_h, वही फॉर्मूले वापस आपको यहाँ पर याद करने होंगे। आगे हम बात करते हैं, देखो मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबिक एंड क्यूब, यानी कि घन और घनाभ का इसमें क्षेत्रफल दिया हुआ है वक्र पृष्ठ वाला। राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि आपको एक बेलन दिया हुआ है उसका एरिया, और राइट सर्कुलर कॉन एक शंकु है, स्फीयर एक गोला है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबिड, आयतन वगैरह सिलेंडर का, ये सब कुछ देखो, स्फीयर वापस गोला आ गया, सरफेस एरिया, कुल मिला के आयतन और क्षेत्रफल वाला वो प्रश्नावली है कक्षा 9th की, और 8 में भी है, कक्षा 10th में भी है क्षेत्रमिति की, वो मेंसुरेशन वहाँ से आपको क्लियर करना है, ठीक है। सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम शेप टू अनदर, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन, तो सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम मतलब कि आयतन हो गया, किसी मतलब एक गोला है उससे 5 गोलियां बना दी और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है तो गोलियों की त्रिज्या क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आगे हिंदी आ गई, हिंदी में तो आप पढ़ ही सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं। हिंदी में एक नीचे फोकस करने वाला ये है, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द है वो आपको याद करने होंगे, ठीक है, जो पारिभाषिक शब्दावली होती है ना वो। और इंग्लिश की बात करते हैं, देखो इंग्लिश में ये कक्षा 10th लेवल की इंग्लिश है, जिसमें टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह, डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन, ये एंटोनिम्स, फ्रेमिंग, न्यू वर्ड्स, ये सब कुछ आ गए, कन्फ्यूजिंग वर्ड। थोड़ा वीडियो लंबा जा रहा है इसलिए हम जल्दी कोशिश कर रहे हैं, वीडियो 21 मिनट का हो चुका है, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स में देखो इसमें टॉपिक पर जिस पे फोकस किया है उसको पढ़ना है, सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011। करंट अफेयर्स में आपके जो जनगणना है 2011 की राजस्थान और भारत की वो डाल दी गई है। करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, करंट जो वर्तमान में जो भारत के अंदर जो प्रोग्राम वगैरह जो हो रहे हैं, कोई भी मतलब कि घटना हो गई तो उस घटना के बारे में, यानी कि राजस्थान पर ज़्यादा जोर दिया गया है, राजस्थान से उसका क्या रिलेशन है उसके बारे में। स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया, यानी कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है इंडिया, विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान, राजस्थान पर विशेष फोकस। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अभी मोदी का चलाया हुआ, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया, रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, ये इस प्रकार से जो गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं हम हिंदी में वो है ये, ठीक है। और पोटेंशियल इन इंडिया, हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम्स ऑफ राजस्थान, हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम, जैसे अभी हेल्थ योजना चल रही है ना, आयुष्मान भारत योजना वगैरह, राजस्थान में चिरंजीवी वगैरह, उनके बारे में क्वेश्चन डिटेल में आपको पक्का मिलेगा। और रिन्यूएबल मतलब कि सौर ऊर्जा में किस राज्य का पहला स्थान है, और बाकी जो पवन ऊर्जा में और राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊर्जा है वो किस स्रोत से आती है, ये सब कुछ है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला ये नहीं है, रिन्यूएबल के बाद में एनर्जी रिसोर्सेज एंड ये हो गया, हेल्थ वाला हो गया। स्पेस प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, देखो भारत की स्पेस जो प्रोग्राम है, जैसे चंद्रयान, मंगल मिशन, अभी गगनयान जाने वाला है, ये सब कुछ मिशन है, जैसे आदित्य L1 सूर्य वाला, ये सब मिशन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम से है, जैसे जो एटॉमिक एनर्जी जो परमाणु ऊर्जा के जो रिएक्टर वगैरह लगे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। इंडिया एंड द वर्ल्ड इवेंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस, भारत और विश्व के जो विशेष घटना है, जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो भारतीय छात्रों को वहाँ से लाया गया, तो ये एक संबंध मतलब, और यूक्रेन के युद्ध में भारत है वो गुट निरपेक्ष की नीति का अनुसरण किया था भारत ने, कि हम किसी के साथ नहीं है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन है वो, कुछ रिलेशन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। पर्सन्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया इन करंट इश्यूज, कंटेम्प्रेरी इवेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, जो समकालीन जो साइंस के इवेंट है और तकनीकी है भारत में उसके बारे में। नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड प्राइजेस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं
किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, इस प्रकार से। लेटेस्ट बुक्स ऑथर्स हैं, जो लेटेस्ट जो बुक्स है कोई भी उसके उस बुक्स को किस कवि ने लिखा है, इस प्रकार से। जैसे अभी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में अभी एक बुक लिखी है, तो इस प्रकार से बुक्स के बारे में क्वेश्चन। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सब आप रट लेना। राफेल नडाल वगैरह, नोवाक जोकोविच वगैरह सबको आपको रट के जाना है। टोक्यो ओलंपिक वगैरह कहाँ पे होने वाले अब की बार, और पिछली बार टॉप में मतलब भारत ने कितने स्वर्ण पदक वगैरह जीते, सब कुछ यहाँ से क्लियर होगा। इसमें क्रिकेट भी शामिल है, ठीक है। अब बात करते हैं जनरल साइंस की। देखो वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन पूरी बात डिटेल में हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। जिसको देखना होगा वो पूरा डिटेल में देख लेगा। जनरल साइंस की बात करते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये देखो जनरल साइंस है ना, पूरी 9th 10th की है, ठीक है। 9th 10th में देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनके परमाणु अणु हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएँ, उनकी समीकरणें, उनको समीकरणों को संतुलित कैसे करना है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यानी कि कार्बन के यौगिक, ये 9th मिल जाएगा। फोर्स बल, और लॉज ऑफ मोशन, बल के, गति के, फोर्स के, बल के मतलब नियम, बल के कौन कौन से नियम है वो क्लास 9th में है, 10th में भी है। वर्क एंड एनर्जी, कार्य शक्ति, ये कक्षा 9th में मिलेगा। टिश्यूज, ऊतक है, वो कक्षा 9th और 10th का टॉपिक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब नियंत्रण और समन्वय। इसमें क्या आता है, नियंत्रण समन्वय में तंत्रिका, कोशिका वगैरह सब कुछ ये आ जाएगा। तंत्रिका मैटर, शरीर का नर्वस सिस्टम वगैरह ये कुछ आता है, ठीक है। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब उद्विकास, और हेरिडिटी आनुवंशिकता वगैरह ये आ जाएगा यहाँ पर, जीन वगैरह, और जैसे मेंडल का सिद्धांत वगैरह ये। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें क्या है, जो लास्ट में 9th 10th में पर्यावरण के चैप्टर होते हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। जो प्राकृतिक संसाधन है उसका मैनेजमेंट कैसे करें ताकि मतलब भविष्य में खपत नहीं हो, इसके बारे में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे आजकल बिजली की समस्या है, वो भी यहाँ से दूर हो सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है हमारे को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण में जो मतलब ये कोप हो रहा है ना, कोप सम्मेलन, क्लाइमेट ऑफ ये क्लाइमेट का हो रहा है ना, COP 26, COP 27, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे जैव विविधता के बारे में, ये जैव विविधता वगैरह है ना, इसमें थोड़े लेटेस्ट जो आंकड़े हैं उन पे, इनके बारे में जो सम्मेलन हुआ है इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता के बारे में जो मतलब प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, इसमें सब कुछ आ गए भाई, पर्यावरण के टॉपिक्स वगैरह ये जैव विविधता के अंदर सब कुछ आ गए, और खाद्य श्रृंखला वगैरह सब कुछ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब देखो विकास, इसमें पूरा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता और उनका विकास। इंडियन पॉलिटी में क्या है, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इलेक्शंस इन इंडिया। देखो भारत में चुनाव वगैरह, इंडियन एग्जीक्यूटिव भारत में जो कार्यपालिका वगैरह आ गया, इसमें लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, न्यायपालिका, ये सब भारतीय संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सब आ गया। तो मतलब इनका टॉपिक बहुत बड़ा है, ये एक बहुत ये पूरा इंडिया की पॉलिटी का पोर्शन है पूरा पूरा, ठीक है। और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के जो जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में, मतलब उनका कालक्रम क्या रहा है, ये सब कुछ आ जाएगा। इलेक्शंस एंड इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट के क्या क्या इमरजेंसी में आपातकालीन शक्तियाँ कौन सी है, ये आ जाएगा। और कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पावर्स, तो कैबिनेट है, प्रधानमंत्री है, उसके बारे में आ जाएगा। प्रधानमंत्री की क्या शक्तियां हैं वो आ जाएगा। कैबिनेट में कितने मंत्री हो सकते हैं, कितने परसेंटेज, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनने का जो अनुच्छेद में, जो कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है, ये सब कुछ आ गया। पार्लियामेंट स्पीकर, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ऑफ इंडिया, भारत में जो प्रशासनिक सेटअप है वो किस प्रकार का है उसके बारे में। पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड देयर रोल, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका क्या क्या रोल है, कांग्रेस, बीजेपी, इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। थ्योरी ऑफ एंड प्रैक्टिस, सुप्रीम कोर्ट के वगैरह में क्वेश्चन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स, कमीशंस एंड बोर्ड्स एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल राष्ट्रीय स्तर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रकार से काम करता है, कौन सा अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट वगैरह है, ये सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में देखो कम या ज़्यादा नहीं है। लोकेशन, जैसे एरिया, कौन सा ज़िला कहाँ पे है, कौन सा ज़िला कहाँ से सीमा लगाता है, ये हो गया। एक्सटेंड, शेप, साइज़, कौन सा ज़िला की शेप क्या है, साइज़ क्या है, कौन सा ज़िला किस आकृति का है। फिजिकल फीचर्स हो गया, क्लाइमेट एंड डेमोग्राफी,
करैक्टरिस्टिक्स, एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल रिसोर्सेज जैसे खनिज वगैरह, एग्रीकल्चर कृषि हो गई इसमें, और जलवायु हो गई, क्लाइमेट हो गई जैसे, और एनर्जी रिसोर्सेज इनकी ऊर्जा हो गई, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन विकास हो गया, और इंडस्ट्रीज़ एंड ट्रेड, और जो कंपनी है और व्यापार है उसके बारे में। इस प्रकार से ज्योग्राफी आएगी। एजुकेशन मैनेजमेंट सिनेरियो में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। अब देखो वीडियो लंबा जा रहा है, इसलिए जो 5वीं यूनिट है ये एजुकेशन मैनेजमेंट के बारे में है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी पूरी करके वीडियो को पूरा करते हैं, ठीक है। अगर देखो ये मेहनत आपको पसंद आए तो बीच में ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो, फिर आप भूल जाएंगे वैसे भी, तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। आगे हम बहुत सारे डिटेल में सेकंड जो पेपर है उसके बारे में सिलेबस पर चर्चा करने वाले हैं हिंदी में डिटेल में। सेकंड पेपर हिस्ट्री का, हिंदी का, बाकी अदर विषयों का जैसे राजनीति का। तो फर्स्ट पेपर का ये डिटेल में आपको मैं बता रहा हूँ। कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट, एजुकेशनल मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो अवधारणा वगैरह सब कुछ इसमें आ गया। एजुकेशनल मैनेजमेंट इन राजस्थान में एजुकेशन का क्या मैनेजमेंट रहा है, ये इसमें देखो आरटी एक्ट वगैरह ये सब कुछ लगभग आ जाता है। एजुकेशन मैनेजमेंट, स्कूल एज ए यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, स्कूल एज ए यूनिट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, जो स्कूल वगैरह है वो इकाई है विकेंद्रीकरण प्लानिंग की, यानी कि उसको केंद्रीकृत नहीं करना, विकेंद्रीकरण, बिखेर देना। जैसे पंचायती राज जो में जो प्रक्रिया बलवंत राय मेहता ने समझाई थी वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन को किस प्रकार से मैनेजमेंट करना। देखो ये 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट पर ज़्यादा फोकस किया गया है 2009, इसमें सब कुछ आ जाएंगे ये लगभग सब। स्कूल मैपिंग, ब्लॉक रिसोर्सेज, आपको कुल मिला के एजुकेशन मैनेजमेंट की जो बुक आती है वो तो पूरी पढ़नी है। सेट, BSCR, नीचे देखो सिटी, डाइट वगैरह इनके बारे में, मतलब आपको मोटा मोटी राजस्थान का एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है वो क्लियर इस प्रकार से सिलेबस में रहेगा। हिंदी में हमने आपको पूरा बताया डिटेल में। तो अब सेकंड पेपर के लिए हम 2-3 दिन में वीडियो लेकर आने वाले हैं। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाएं। वीडियो बहुत बड़ा बन गया तो लाइक भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।